वी स्टार्ट विद द वीडियो। राहुल जी का स्टेटमेंट है, उसके बाद हम What is your plan for your future? Recently, I developed an interest in being diplomat. It is not privatization that is taking place. It is de-beneficification and de-obesification. Please use the right word. You are fighting for participation. You are not fighting for power. And 90% to accept. What is going on? Shocking बात ये है, interest and innovation. They introduce the NEP. 70 marks are for practical and 90 marks are for theory. तो अगर आपके प्रोफेसर से नहीं बनी तो आप गए. You cannot survive. Yes. What percentage of your professors are from backward castes, Dalits? Nobody knows. तो हिंदुत्व प्रोजेक्ट, अगर आप उसका फाउंडेशन समझना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट आपकी हिस्ट्री को मिटाने का प्रोजेक्ट। थैंक यू। तो मित्रों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसकी शुरुआत हम हमारे साथी जो एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी ये शुरुआत करेंगे और फिर डॉक्टर विक्रांत भूरिया ही विल पिच इन एंड आई विल कंक्लूड इन द एंड प्लीज। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बढ़ने की जरूरत थी। सरकारी स्तर पर जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्पेशली इन हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन जितने होने चाहिए थे वो नहीं हुए, लेकिन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काफी मात्रा में खुले हैं, लेकिन वहां रिजर्वेशन लागू ना होने की वजह से और पैसे के अभाव की वजह से वहां SC, ST, OBC के बच्चे नहीं पहुंच पाए। ऐसे हालात में UPA 1 की सरकार में, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया, आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया और 15(5) के माध्यम से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर SC, ST, OBC को 27%, OBC को 15%, SC को 7.5%, ST को रिजर्वेशन देने को का कानून बनाया गया। और 15(5) में यह भी प्रोविजन किया गया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर भी रिजर्वेशन लागू किया जाए, जिसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट गए। 2008 में जजमेंट आया, 2008 में अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आर्टिकल 15(5) को जायज ठहराया और SC, ST, OBC को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने को जायज ठहराया। उसके बाद फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कोर्ट गया हुआ था, उसमें 12/5/2011 को जजमेंट आया, उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपहेल्ड किया 15(5) को। और फाइनली सारी चीजों को कंसीडर करते हुए 2014 में प्रमति एजुकेशन ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये डिसाइड कर दिया कि 15(5) जायज है, किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है और इसमें SC, ST, OBC के बच्चों को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन देने का जो प्रोविजन 15(5) में किया गया है वो कानून के सम्मत है और स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कर सकती हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, इतने साल के बाद आपने देखा होगा पिछले साल पार्लियामेंट की एक कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, हेल्थ, विमेन, यूथ। उस कमेटी ने अनेकों प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के साथ डायलॉग किया, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के साथ डायलॉग किया, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो अधिकारी थे हायर एजुकेशन के उनके साथ भी डायलॉग किया। और डायलॉग करने के बाद
उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दी और उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की संसद के अंदर, वो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट से पता चला कि शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर केवल 0.89% बच्चे पढ़ते हैं, यानी 1% भी शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ रहा है। अनुसूचित जनजाति के उसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ, पूरी स्टडी करने के बाद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट जमा की और उस रिपोर्ट में सामने आया अनुसूचित जनजाति के 0.53% बच्चे केवल प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं और ओबीसी के 11.16% बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस केंद्र की सरकार के लिए की हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि जो यूपीए 1 का जो इरादा था एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का, उनके बच्चों को भी रेपुटेटेड जो प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उनको हिस्सेदारी मिले और वो बच्चे भी आगे बढ़े, वो सपना, चूंकि वो लास्ट जजमेंट 2014 में आया और तब तक केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। लेकिन ये बहुत दुख की और पीड़ा की बात है कि 2014 से अब तक 11 साल हो गए, लेकिन 11 साल गुजर जाने के बावजूद भी केंद्र की सरकार ने आर्टिकल 15(5) पे उसकी रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए जो एक लॉ बनाना चाहिए था और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन उसको कर देना चाहिए था, वो काम आज तक नहीं किया। और ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस स्टैंडिंग कमेटी ने अभी केंद्र सरकार को दी है कि ये उसके ऊपर लॉ बना के उसको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करे। इस बीच में कुछ डाटा आपके सामने फीस का रखना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये जो अभी मैंने आपको बताया था तो इतना आखिर बच्चे इतने कम क्यों पहुंचे, इसके बारे में मैं थोड़ा एक ब्रीफ छोटा सा डाटा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, छोटा सा डाटा आपको बताना चाहता हूं। ये डाटा बिट्स पिलानी का है। बिट्स पिलानी के अंदर बी फार्मा जैसे एक डिग्री करने के लिए 1 साल का खर्चा लगभग 11 लाख रुपए है और डिग्री 4 साल की है। इसी तरह बी फार्मा एमएससी एक डिग्री अलग से है और उसका खर्चा भी लगभग 7 लाख रुपए पर ईयर है। इसी तरह का एक डाटा मैं आपको दूसरे यूनिवर्सिटी का बताना चाहता हूं। यह डाटा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का है। इसमें साधारण बीए 2025-26 में ट्यूशन फी 6 लाख रुपया और हॉस्टल फी 3,35,000 रुपया, यानी कुल मिलाकर इस डिग्री में 1 साल का खर्चा 10 लाख के करीब है। और इसी में बीए ऑनर्स 6 साल का आर्किटेक्ट का 10 लाख के करीब 1 साल का खर्चा है और 6 साल की डिग्री है, यानी 60 लाख रुपया चाहिए। बेशक से रिजर्वेशन जब से लागू हुआ उसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग ब्यूरोक्रेसी में भी आए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स भी, अब इसका मतलब यह हुआ इस रिपोर्ट से जो एससी के 0.89%, एसटी के 0.53% अगर बच्चे आ पा रहे हैं प्रीमियर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, इसका मतलब यह कि क्लास 1 की नौकरी में भी जो शेड्यूल कास्ट आ गए वो भी अपने बच्चों की इन प्रीमियर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते, क्योंकि एक डिग्री का खर्चा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख आता है। तो इसके बारे में 2-3 चीजें बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस कमेटी ने की है, वो रिकमेंडेशन बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और इस अपील के साथ कि केंद्र सरकार तुरंत इस पे सख्ती से इसको लागू करे, रिकमेंडेशंस को, इस पे कानून बनाकर तुरंत प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के अंदर
SC ST OBC को रिजर्वेशन दे। और इन रिकमेंडेशंस के अंदर सरकार को इस कमेटी ने रिकमेंड किया है, द कमेटी देयरफॉर फील्स दैट it is imperative for the state to take affirmative steps through legislation of accommodate students from these categories and to fully implement Article 15(5). इसमें साथ में कहा, however, private educational institutions are currently not legally obliged to implement reservation policies since there is no statute mandating them to do so. That's why this committee strongly recommends कि इसके ऊपर तुरंत स्टैट्यूट बनाए, कानून बनाए सरकारें और तुरंत इसको लागू करें। द कमेटी देयरफॉर रिकमेंड्स आर्टिकल 15(5) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी इंप्लीमेंटेड इन फुल अक्रॉस द कंट्री थ्रू लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट। और इसके साथ साथ कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया है कि ऐसे बच्चे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, कमजोर तबकों से आते हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम किया जाए, उनके लिए ब्रिज कोर्सेज किए जाएं। और साथ ही साथ जो बच्चे बीच में किसी तरह एडमिट हुए लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुए, ऐसे बच्चों के लिए चूंकि उनको कई प्रकार का शोषण उनको झेलना पड़ता है और उस शोषण की वजह से उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, उसके बारे में भी कमेटी ने एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया है, वो भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। The committee notes that caste-based discrimination in premier institutes have been reported very often. Students admitted under reservation quota, particularly SC ST backgrounds, also face stigma and discrimination from peers and faculty in premier higher education institutions, which negatively impact their performance and their mental health. The committee strongly recommends enforce strict anti-discrimination policies, laws in institutions with grievance redressal cells to address caste-based issues. Also, sensitization program for faculty and students in this regard should be conducted regularly. तो with these recommendations, और सरकार ने साथ में ये भी कहा केंद्र की सरकार को कि इन कमजोर तबकों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की जाए ताकि पैसे के अभाव में ऐसे बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें बल्कि पढ़ पाएं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथी भूरिया जी इस पर अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर हर कोई धारता है। बाबा साहब ने साहब कहा था कि आपको दो तरह की शक्तियां बहुत जरूरी है अगर समानता आप लाना चाहते हैं, बराबरी लाना चाहते हैं। पहला है वोट का अधिकार, जो कि आपने देखा होगा किस तरह से भाजपा के लोग वोट चोरी कर रहे हैं। दूसरा है आरक्षण, हर स्तर पर और विशेषकर शिक्षा के संस्थानों में आरक्षण होना अनिवार्य है अगर हम लोग समानता लाना चाहते हैं। एक आदिवासी परिवार का बच्चा, एक दलित परिवार का बच्चा, एक पिछड़े वर्ग का बच्चा अगर पढ़ाई करना चाहता है तो उसके सामने सबसे बड़ी दो चुनौतियां होती हैं। पहली चुनौती है प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण करना। दूसरी चुनौती होती है महंगी शिक्षा, क्योंकि जिस तरह से गौतम जी ने भी बताया कि किस तरह से धीरे धीरे शिक्षा को इतना महंगा कर दिया जा रहा है कि जो आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उच्च शिक्षक संस्थानों में जा ही नहीं पा रहे हैं। और आपको यहां पर क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगी। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। कैसे? सबसे पहले जो पब्लिक सेक्टर के या पब्लिक या सरकारी जो उच्च शिक्षक संस्थान थे उनको धीरे धीरे कमजोर करा जा रहा है, उन्हें बंद करा जा रहा है, नए संस्थान नहीं खोले जा रहे हैं। उसके बाद
जो पुराने संस्थान हैं उनको धीरे धीरे बंद करा जा रहा है। आप ना नए संस्थान खोलो, पुरानों वालों को बंद कर दो, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसके बाद आपका खेल चालू होता है निजीकरण का। पूरा का पूरा जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन सेक्टर है वो निजी हाथों में सौंप दो, ताकि जैसे 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 आपका शिक्षा महंगी होती जाएगी, धीरे धीरे चाहे वो आदिवासी का बच्चा हो, चाहे वो दलित का बच्चा हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का बच्चा हो, वो धीरे धीरे शिक्षा से दूर हो जाएंगे। और आज यही हमारे देश में हमें देखने को मिल रहा है। साथियों, शिक्षा संस्थान एक समाज का दर्पण होता है। वहां पर आपको हर वर्ग का बच्चा मिलता है, हर धर्म का बच्चा मिलता है, हर जाति का बच्चा मिलता है, गरीब मिलता है, अमीर मिलता है। और यही एक वो जगह होती है जहां से भाईचारा शुरू होता है। हमारे जो लोकतंत्र का स्तंभ है, जिसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं, भाईचारा, उसकी नींव स्कूलों से शुरू होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से शुरू होती है। और यही भाईचारा आगे बढ़कर देश की नींव को मजबूत करने का काम करता है। आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, जो 90% बहुजन समाज है, SC, ST, OBC, मतलब दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, अगर उसी को एजुकेशन सिस्टम में 12% से ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो यह कैसा न्याय है? क्या यह समानता है? मतलब जो इस देश में 90% हैं बहुजन समाज, आज उच्च शिक्षा संस्थानों में उन्हें सिर्फ 12% जगह मिल रही है। तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। और जो रिपोर्ट की यहां बात करी गई, जो स्टैंडिंग कमेटी की बात करी गई, उसकी रिपोर्ट में यह साफ है, जिसके अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जी ने करी थी, और उसमें 31 सांसद थे, 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उन्होंने जब, और हर पार्टी का वर्ग का व्यक्ति उसमें था, उन्होंने ये जब रिपोर्ट साझा करी, जिसमें कहा गया कि उच्च शिक्षक संस्थानों में, प्राइवेट हायर एजुकेशन में आदिवासी को सिर्फ 0.5%, मतलब 0.5% जगह मिली गई पूरे देश में, दलित को 0.8% पूरे देश में, और पिछड़े वर्ग को 11%, मतलब 12% में आपने देश के 90% लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया। और जब यह रिपोर्ट आई, उन्होंने यह सिफारिश करी है, सारे दलों के सांसदों ने मिलकर उन्होंने यह सिफारिश करी है कि हायर एजुकेशन में, प्राइवेट हायर एजुकेशन में दलित समाज का प्रतिनिधित्व 15% होना चाहिए, आदिवासी समाज का रिप्रेजेंटेशन 7.5, 7.5% होना चाहिए, और पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन 27% होना चाहिए। तब जाकर हम न्याय दे सकते हैं। और ये जो संविधान में संशोधन हुआ था, 15(5) का संशोधन, ये सबसे क्रांतिकारी संशोधन हुआ था। किसने करा था? कांग्रेस की यूपीए सरकार ने करा था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने करा था। और जब वो ये लेकर आए थे, उन्होंने समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ये संविधान में संशोधन करा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग को 27%, 15% और 7.5% का आरक्षण देने की सिफारिश करी थी, और यह संविधान का एक हिस्सा है। पर क्या कारण है कि 11 साल हो गए? क्या मोदी जी ने आज तक इसके लागू करने के लिए संसद में कोई नियम पारित करा, कोई लॉ लेकर आए? नहीं लेकर आए, क्योंकि उनकी मंशा बहुजनों को साधने की नहीं है। उनकी मंशा है कि बहुजन की बात करो पर मित्रों की सुनो। और यही हकीकत है। उनके मित्र जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में बैठे हैं, इस देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, इस देश में कॉर्पोरेट राज चल रहा है। और यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, कांग्रेस का क्लियर मैंडेट है, क्लियर मांग है कि हम चाहते हैं कि जो निजी शिक्षक संस्थान हैं, जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, वहां पर आदिवासी को 7.5%, दलित को 15% और पिछड़े वर्ग को
पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। यही न्याय है, यही समानता का अधिकार है और यही भाईचारा है। और जब यह भाईचारा रहेगा तभी इस देश की नींव मजबूत होगी। साथियों, एक बात कह के मैं अनिल जी को माइक दूंगा। आप सब जानते हैं कि भारत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान से पहले सामाजिक व्यवस्था एक ऐसे संविधान से चलती थी जिसको मनुस्मृति बोलते थे। मनुस्मृति ने देश में महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को ज्ञान से कानून बनाकर वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, व्यापार से वंचित रखा, जिसकी वजह से हजारों साल की इस व्यवस्था की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा पिछड़ गए। और जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनके लिए संघर्ष किया, उनको वोट का भी अधिकार भी दिलवाया और पढ़ने का भी और रिजर्वेशन का भी, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो लोग पढ़ने लगे। धीरे धीरे उनके बीच से भी मिडिल क्लास पैदा होना शुरू हुआ। लेकिन अभी तो 40 साल भी मुश्किल से हुए थे और इसी बीच एजुकेशन को महंगा करके उनके हाथ से शिक्षा को छीन लिया, सारे PSUs को बेच के उनके हाथ से नौकरियों को छीन लिया। तो कहां एक तरफ नौकरी चोरी हो रही है, एक तरफ वोट चोरी हो रही है, एक तरफ शिक्षा चोरी हो रही है, और वो भी देश के 90% जनसंख्या की। तो ये बेहद गंभीर मसला है और मैं समझता हूं कि इसको केंद्र की सरकार गंभीरता से लेगी, इस रिपोर्ट को, और लागू करेगी। शुक्रिया। अनिल जी। धन्यवाद। मैं अभी सुन रहा था अपने साथियों को, तो एक शायर का मुझे शेर याद आ गया कि माना कि तुमको अपनी तलवार की तेजी आजमानी है, हमारी गर्दनों पे होगा इसका इम्तिहान कब तक। यानी 11 साल बीत चुके हैं। वो मोदी जी जो खुद को छाती ठोक ठोक करके ओबीसी का कहते थे, जितना ज्यादा नुकसान मोदी जी ने ओबीसी का किया है उतना शायद मनु ने भी नहीं किया हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि कानून बना, हमारी यूपीए की सरकार ने बनाया, सरकारी क्षेत्र में लागू हो गया, प्राइवेट संस्था के जो लोग थे वो कोर्ट में चले गए। 2014 तक वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका रहा। 29 जनवरी 2014 को कोर्ट का फैसला, अंतिम फैसला आ गया कि हमारे जो मनमोहन सिंह जी ने जो कानून बनाया था, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था उनके प्रधानमंत्री के कॉल में, वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और इसको लागू किया जाना चाहिए। 29 जनवरी 2014 को लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके थे, आचार संहिता लागू हो चुकी थी, नई सरकार आई और पिछले 11 साल से मोदी जी कुंडली मार करके बैठे हुए हैं इस पे। और वो खुद को क्या कहते हैं? खुद को कहते हैं मैं ओबीसी का हूं। तो मेरा मानना यह है कि पिछले 11 वर्ष, पिछले जब से देश आजाद हुआ 78 वर्ष में डार्केस्ट पीरियड रहा है ओबीसीज के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। एक जो मनुवादी व्यवस्था जिसका जिक्र हमारे गौतम साहब ने कहा, जिक्र किया कि एक मनुवादी व्यवस्था होती थी जिसमें एकलव्य का अंगूठा काट दिया जाता था। हजारों लाखों करोड़ों ऐसे उदाहरण हैं। यानी कानून बना करके वंचित रखा जाता था दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को शिक्षा से। अब वही चीज एक अलग तरीके से की जा रही है कि शिक्षा को महंगा कर दो और शिक्षा का निजीकरण कर दो जिसमें आरक्षण ही ना मिले। अब मेरे पास जो एक आंकड़ा सामने रखा हुआ है, वो आंकड़ा मुझको बताता है, और ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट में जिक्र है इसका, कि इस देश में इस समय 517 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं जिनमें कोई आरक्षण नहीं है। इस देश में 45,000 से ज्यादा डिग्री कॉलेज हैं जिनमें सिर्फ 21.5% जो कॉलेज हैं वो सरकारी हैं और 78.5% जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हैं जिनमें आरक्षण नहीं है। और जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि बहुत कम संख्या में SC, ST, OBC के बच्चे जो हैं वो छात्र जो इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और जो हाल कर दिया है इस सरकार ने सरकारी संस्थानों का, वो सब हम जानते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में जब बच्चा पढ़ता है
जो क्वालिटी उसको एजुकेशन की मिलती है वो आज सरकारी क्षेत्र में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको नहीं मिल पा रही, क्योंकि अलग तरह के वहां पे संसाधन है। तो हमारे बच्चों को, जिसका जिक्र डॉक्टर विक्रांत जी ने भी किया कि 90% जो आबादी है इस देश की, उनके बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी शिक्षा से ये सरकार जो है लगातार महरूम करती चली आ रही है। तो वो एक हमने बचपन में एक फिल्म भी देखी थी, उसमें गाना याद आ गया कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये ठीक नहीं। तो मोदी जी तो खुद को ओबीसी का बताते हैं ना, तो 48 घंटे में ईडब्ल्यूएस का कानून वो पास कर देते हैं, सिर्फ 48 घंटे में राष्ट्रपति जी से भी साइन हो जाते हैं। और 11 वर्षों में एक संविधान में जो चीज लिखी हुई है 15(5) उसको वो लागू नहीं कर पाते। ये मैं समझता हूं कि हमारे लिए देश का तो दुर्भाग्य है ही, हमारे ओबीसी SC ST के भाइयों का भी दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे इस समय इस देश में है। एक चीज और मैं आपके सामने, क्योंकि हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, ओबीसी में एक प्रावधान होता है क्रीमी लेयर का, और ये नियम है कि हर 3 साल में वो क्रीमी लेयर जो है वो उसका पुनर्विचार होगा कि वो तर्कसंगत है कि नहीं है। महंगाई बढ़ती रहती है, तनख्वाहें बढ़ती रहती हैं। तो 2017 में क्रीमी लेयर तय हुई थी 8 लाख रुपया, आज 2025 हो गई, 3 साल में, यानी 2020 में वो रिवाइज होनी थी। मोदी जी को फुर्सत नहीं मिली, विदेश में जाकर के टंका बजाते रहते हैं, लेकिन जिन ओबीसी का खुद को बोलते हैं उन ओबीसी की क्रीमी लेयर को रिवाइज करने का भाई साहब को फुर्सत नहीं मिली। एक हमारे संस्थानों में एक चीज और चल रही है, NFS, यानी कि एक अपॉइंटमेंट होनी है। मान लीजिए अब हम 2 डॉक्टर बैठे हैं तो डॉक्टर की बात कर लेते हैं, एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होनी है और MBBS की डिग्री चाहिए, 5 साल का तजुर्बा चाहिए। और हमारे ओबीसी SC ST के बच्चे जब जाते हैं उनमें डिग्री भी होती है, अनुभव भी होता है, लेकिन फिर भी मनुवादी मानसिकता का जो आदमी वहां बैठा है वो कह देगा NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। अब ये क्या मतलब है, क्या चीज है, हमें तो आज तक समझ में नहीं आई। आपकी रिक्वायरमेंट है MBBS की डिग्री, वो है, आपकी रिक्वायरमेंट है 5 साल का अनुभव, वो है, फिर NFS कैसे हो गया? तो ये एक नया तरीका जो नव मनुवाद जिसको कहते हैं ना आधुनिक युग का, वो NFS के थ्रू किया जा रहा है। दूसरी चीज ये होती है कि ओबीसी का जो विशेष एक प्रॉब्लम है कि जो क्रीमी लेयर ओबीसी के बच्चे होते हैं वो तो क्वालिफाई करते हैं और अपने सीट्स ले पाते हैं, और जो नॉन क्रीमी लेयर के होते हैं वो कई बार फुलफिल नहीं कर पाते। कहीं पे 100 सीट है मान लीजिए, और क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों को इन्होंने देना एडमिशन ओबीसी में, तो 50 फुलफिल हो गई, और जो 50 हैं वो फिर जनरल कोटे में डाल दी जाती हैं। हमारा मानना यह है कि अगर नॉन क्रीमी लेयर से फुलफिल नहीं होती सीट तो जो बचती हैं तो वो क्रीमी लेयर के ओबीसी को मिलनी चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए सीट कुछ अनफुलफिल्ड रह जाएं तो जनरल कोटे में जाती हैं, इसी तरह ओबीसी की जो सीट है वो ओबीसी के कोटे में जानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है जिसको दूर होना चाहिए। एक जो कास्ट सेंसस, अब राहुल जी जब कास्ट सेंसस की बात करते थे तो आपने देखा होगा, आप सबको याद है, वो तो विजुअल्स रिकॉर्ड में भी हैं कि जब राहुल जी ने ये प्रश्न उठाया लोकसभा में तो बीजेपी वाले और अनुराग ठाकुर जी लंगूर मतलब किस तरह से उछल उछल करके बात कर रहे थे, और राहुल जी को क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, और ये कहा कि ये अर्बन नक्सल है, पापी हैं, ये कास्ट की बात करते हैं। लेकिन वो कास्ट सेंसस की बात बाद में मोदी जी ने जब देखा कि जनता का प्रेशर है राहुल जी की बात के साथ तो मान ली, लेकिन वो होगी कब, तारीख नहीं बजा रहे। जो कास्ट सेंसस 2021 में होनी चाहिए थी, आज 2025 चल रहा है, उसकी उन्होंने मतलब कब शुरू करेंगे, क्या करेंगे, कितना टालेंगे, मेरे को समझ में नहीं आता। और दूसरा उसकी क्या रूपरेखा होगी। अब कास्ट सेंसस जो है वो अलग अलग तरह की होती है, उसमें रेनबो टाइप की चीज समझ लीजिए। एक तो ये कि आपने सिर्फ गिनती कर ली कि किस जाति के कितने लोग हैं, और एक आप जो उनकी सब डायमेंशंस जो होती हैं, जो सोशल डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन है, एजुकेशनल डायमेंशन है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉलिटिकल उनकी हिस्सेदारी क्या है, जो तेलंगाना में हुई,
जिसको सीप कास्ट सर्वे कहते हैं, SEEP कास्ट सर्वे। तो एक सिर्फ अगर जातियों की जनगणना कर दी जाए तो वो एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे गौतम साहब की हमने फोटो खींच ली। और जिस तरह का तेलंगाना में कास्ट सर्वे हुआ है, अगर वो हो तो समझो इनका हमने MRI कर दिया, यानी अंदर की क्या दिक्कत है वो पकड़ ली। तो कास्ट सेंसस वो किस तरह की कराएंगे, इसका उन्होंने मोदी जी ने आज तक बात को रखा नहीं है। एक और जो है, जो तेलंगाना में हमारे जो कास्ट सेंसस के जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर 42% OBC के आरक्षण की बात हुई है। और लगातार हमारे जो तेलंगाना के और हम सब साथियों ने जंतर मंतर पे धरना भी दिया था, केंद्र सरकार के पास मामला है कि उसको जो संविधान का जो 9वीं अधिसूचना होती है, 9th शेड्यूल होता है, उसमें डाला जाए ताकि वो जुडिशियल रिव्यू से बचा रहे। तो अपने आप को OBC का, SC ST का खैर खा बताने वाले मोदी जी ने अभी तक, बिहार से भी ऐसे ही आई हुई है, और बिहार से जो मांग आई हुई है उसमें तो इनके पार्टी के लोगों ने भी शामिल हैं, बीजेपी ने भी मांग कर रखी है, लेकिन वो आज तक मोदी जी ने उसको भी लागू नहीं किया। और दुख के साथ कहना यह पड़ता है कि मंडल आयोग की 40 सिफारिशें थी, उसमें से सिर्फ 2 ही लागू हुई हैं अब तक, 38 अभी बकाया हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा, मोदी जी छाती ठोक ठोक के खुद को OBC का बोलते हैं, तो वो मंडल आयोग की जो बाकी 38 मांगे हैं जो बकाया हैं, तो उनको वो लागू करें। बाकी तो मैं अंत में बधाई देना चाहूंगा हमारे जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं, जिन्होंने ये कितनी अच्छी रिपोर्ट लिखी है। और मेरा मानना यह है कि जैसे एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ऐसे ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो सामाजिक न्याय की यात्रा हमारे देश में चल रही है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी। और लॉन्ग टर्म में हमारे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी भाई हैं, बच्चे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस? हमारे पत्रकार महोदय प्रश्न पूछे तो हमारे साथियों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।